Hello everyone, welcome you all in this session. So today we are going to cover CSET previous year questions of speed, distance and time chapter. Okay, we'll be covering from CSET 2011 till 2023. All the questions that came in these years, we'll be covering each and every questions of speed, time and distance chapter. ठीक है और आज की क्लास में हम डिस्टिंक्टिवली जो है 2016 से 2023 तक के जो हैं 2016 से लेके 2023 तक के जो सवाल आए हैं वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मजे की बात यह है कि 2023 में कोई सवाल ही नहीं आया है। ठीक है, तो 2023 में एक भी सवाल जो है यहां से पूछा नहीं गया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सवाल 2024 में भी नहीं आएगा, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कुछ सालों में कि जैसे कि 2019 में भी जो है एक भी सवाल आपको देखने को नहीं मिला था, लेकिन 2020 में 3-4 सवाल आ गए थे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग इस पे ध्यान नहीं दें, ये बहुत बड़ी गलती हम कर देते हैं। 2022 में आप 2023 में आप देखेंगे कि नहीं 22 में 3 सवाल शायद यहां से पूछे गए थे, तो 3 सवाल जब वहां से पूछे गए तो बच्चों ने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2023 में एक भी सवाल नहीं आया। लेकिन हमें हमारा काम पूरा करना है ईमानदारी के साथ, तो चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है भाई। और जो भी हम लोगों ने टॉपिक्स कवर करे हैं अभी तक, चाहे ट्रेन एंड पोल के सवाल हो, चाहे बोट एंड स्ट्रीम के हो, चाहे लीनियर जो रेसेस वाले क्वेश्चंस हो, चाहे सर्कुलर रेसेस वाले क्वेश्चन हो, हर तरह के सवाल जो है अभी तक आपसे पूछे जा चुके हैं। और सबसे शानदार सवाल जो है वो 2000 आई गेस 12 या 13 में आया था, एक बहुत ही शानदार सवाल। और 2016 में भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था जो कि हम यहाँ पे देखेंगे अभी। तो बहुत ही शानदार सवाल पूछे गए हैं, हमें कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा खुद को अगर इन सवालों को हमें टैकल करना है। और कुछ सवाल कॉमन सेंस बेस पर भी है, तो ऐसा नहीं कि हर सवाल ही आपको जब तक आपको पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट नहीं आते आप नहीं कर सकते हैं। हर सवाल में दिमाग ज्यादा लगाना भी जरूरी नहीं होता है, कई सवाल बहुत कॉमन सेंस के बेसिस पर भी हो जाते हैं। तो आइए सारे सवाल हम देखते हैं और एक एक करके इन सभी सवालों को फोड़ देते हैं बढ़िया तरीके से, आराम से, है ना। तो चलो यार शुरू कर देते हैं। पहला सवाल ये रहा, सी सेट 2022 में आया हुआ, बहुत ही बढ़िया और आसान सवाल है ये। ठीक है, सवाल क्या बोल रहा है, हाउ मेनी सेकेंड्स इन टोटल आर देयर इन एक्स वीक्स, एक्स डेज, एक्स आवर्स, एक्स मिनट्स एंड एक्स सेकेंड्स। अब ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखो ये पूछा कितने सेकंड्स होते हैं टोटल। अब एक्स वीक्स में, एक्स डेज, एक्स आवर्स एंड एक्स मिनट्स में टोटल कितने सेकंड्स होंगे, ये सवाल पूछा गया। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है आपको। देखो अब ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि एक्स वीक्स में कितने सेकंड होंगे, पहले ये निकालेंगे आप। फिर एक्स डेज में कितने होंगे, ये निकालेंगे। एक्स आवर्स में कितने सेकंड्स होंगे, ये निकालेंगे आप। फिर एक्स मिनट्स में कितने सेकंड्स होंगे, ये भी निकालेंगे। और एक्स सेकंड्स में कितने सेकंड्स होंगे, ये भी आपको निकालना है। ठीक है, तो और इन सबको इंडिविजुअली निकाल के ऐड कर देना है बस। तो ये वीक वाला हो गया। ठीक है, फिर ये डेज वाला हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या है यहाँ पे, आवर्स है। ठीक है, फिर मिनट्स है और फिर सेकंड्स है। बस ये सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है। तो एक वीक में भाई कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। हर दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। और हर घंटे में कितने सेकंड, कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। और हर मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। ये कैलकुलेशन हमें करनी है। ठीक है, ये पूरी कैलकुलेशन करनी है भाई। एक वीक में कितने सेकंड्स होते हैं ये निकालने हैं। तो सबसे पहले एक वीक में कितने दिन होंगे वो लिखा हमने, 7 डेज। फिर एक दिन में कितने घंटे होंगे, 24 घंटे होंगे भाई, है ना, वो लिख दिया। हर एक घंटे में कितने मिनट्स होंगे वो लिख दिया हमने। तो ये यहां तक हमारे टोटल मिनट्स आ गए एक वीक के। फिर हर एक मिनट के कितने सेकंड से, 60 सेकंड से, तो 60 से भी यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा हमने। ये टोटल समझो है मुझे एक्स वीक्स में, एक वीक में जो है वो दे देगा मुझे टोटल नंबर ऑफ सेकंड्स। अब एक्स वीक्स की हम बात कर रहे हैं तो यहां पे एक्स भी लिख देंगे आप। ठीक है, एक्स भी यहां पे आप लिख देंगे। ठीक है, एक्स आप इस तरीके से लिख दीजिए चाहे तो, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। बाकी हम एक्स को जो है डिफरेंट कलर से यहां पे लिख देते हैं ताकि कोई किसी तरह का कंफ्यूजन हमें रहे नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद डेज की हम बात कर लेते हैं। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं भाई, 24 घंटे होते हैं। 60 मिनट्स हो गए, 60 सेकंड्स हो गए। और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एक्स से। ठीक है, यहां पे हम एक्स से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक्स आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है बात। तो एक्स डेज के यहां पे आपको जो है सेकंड्स मिल जाएंगे। ये मुझे अभी समझ में नहीं बैठ रहा है कि मैं किस तरीके से लिखूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना ये, हाँ क्लैरिटी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया हमारा
x डेज में नंबर ऑफ सेकंड्स, अब x आवर्स के नंबर ऑफ सेकंड्स निकाल लेते हैं हम लोग। तो एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, कितने मिनट्स होते हैं, वो मिनट्स हम लिखेंगे 60 मिनट्स होते हैं। तो 60 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड्स, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x से, ठीक है। सिमिलरली एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे x से, तो 68 सेकंड्स हो गए, और यहाँ पे सेकंड्स का x सेकंड्स आ जाएंगे। भाई x सेकंड्स में x सेकंड्स होंगे, सिंपल है। अब इन सबको जो है आपको जोड़ देना है, ठीक है। अब ये चीज हमें समझ में आ रही है कि लास्ट में जो है ना यूनिट डिजिट 1 आएगी, ये हमें पता है क्योंकि हर बार जो है 0000 आएगा, और यहाँ पे सिर्फ x है तो 1 यूनिट डिजिट आएगा। तो यूनिट डिजिट से भी हम लोग जो है ये दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं। अब बच्चे क्या, दो ऑप्शंस। अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है, बहुत सिंपली, कि यहाँ पे 2 2 2 6 और एक 7 डिजिट्स का यहाँ पे जो है मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो मैं मानता हूं कि आंसर जो है वो 6-7 डिजिट के आसपास ही होना चाहिए, ठीक है। और 6-7 डिजिट के आसपास होना चाहिए, मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये सीधा सीधा आंसर बन जाएगा 694861x। अब देखो मैंने ये कैलकुलेशन नहीं करी, बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं करी है, मैंने बस ये लिखा है, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए लिखा है, ये भी मैंने आपको। ट्रस्ट मी, इफ अगर कोई समझदार बच्चा होगा, है ना, जिसको मालूम है कि यार ये सवाल है, कैलकुलेशन है इसमें, थोड़ा सा भी वो दिमाग लगाएगा ना, उसकी मैथ्स थोड़ी सी भी अच्छी है, एप्टीट्यूड अच्छा है उसका, तो वो क्या सोचेगा कि यार ऑप्शंस में एक बार चेक कर लेता हूं ना। तो ऑप्शंस चेक करते ही दो ऑप्शन तो सीधे सीधे एलिमिनेट हो गए, जहां पे जीरो आ रहा है एट द एंड, है ना। जीरो आते ही दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, क्योंकि यूनिट डिजिट जो है वो मेरी 1 बनेगी, ये पक्की बात है। अब यूनिट डिजिट जब 1 बन जाएगी, उसके बाद देखिएगा खेल क्या है, फिर यहां पे दो ऑप्शन बचे मेरे। इन दो ऑप्शंस में से मैंने देख लिया यार साफ साफ कि यहां पे कम से कम जो है 6 से 7 डिजिट तो आएंगी यार, है ना। 6 से 7 डिजिट तो आएंगी, और 6 डिजिट यहां पे आ रही है, इसमें तो कितनी डिजिट आ रही है, मात्र 5 डिजिट आ रही है। तो 6 से 7 डिजिट आएंगी, 5 में काम नहीं होगा, इसलिए सीधा सीधा मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ इस आंसर को टिक करके आ सकता हूं, क्योंकि इन सबको मुझे जोड़ना है यार। ये जो है मेरे को 6-7 डिजिट्स हैं यहाँ पे, है ना, 7 डिजिट्स यहाँ आएंगी, और यहाँ पे आपकी कितनी आएंगी, 6 डिजिट्स आएंगी, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, 2 और यहाँ पे 1, है ना। तो ये इतनी सारी डिजिट्स को जब आप ऐड करोगे तो नंबर काफी बड़ा आएगा, और वहां से डायरेक्टली जो है ऑप्शंस के थ्रू भी हम लोग आंसर टिक करके स्मार्टली आगे बढ़ सकते हैं, अपना समय बहुत अच्छे से बचा सकते हैं। तो यही टेक्निक आपको यूज करनी है। आपको ये नहीं करना है कि आंख बंद करके जो बोला गया है करने लग जाओ सवाल, समय को ध्यान में नहीं दें, ये गलती नहीं करनी है। समय को भी ध्यान में देना है। सवाल अगर पूछा गया तो उसके पीछे कोई ना कोई ऐसा कारण होगा जिससे वो सवाल जल्दी हो सकता है। अगर कोई कारण आपको समझ में ना आए ना, तो उस सवाल को उस समय के लिए छोड़ दें, यही भलाई है। लेकिन ऐसे सवाल ना छोड़े यार, क्योंकि ये सवाल डुएबल है। भाई डुएबल तो है, कैलकुलेशन ही तो करनी है इसमें, और कुछ करना ही नहीं है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट कॉन्सेप्ट भी नहीं है यहाँ पे। तो जहां पे सिर्फ कैलकुलेशन आ रही है और आपके पास समय है देने के लिए, क्योंकि कुछ और नहीं हो पा रहा है, तो जरूर समय इस सवाल में इन्वेस्ट करें। ज्यादा से ज्यादा जो है आपको जो है ये सवाल 2 से 3 मिनट में होगा, 3 मिनट से ज्यादा लगेंगे भी नहीं। भाई कैलकुलेशन ही तो है छोटी सी, इनको मल्टीप्लाई करके ऐड ही तो करना है, तो 3 मिनट में जो है मैक्सिमम काम हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 4 मिनट लग जाएंगे यार, क्या दिक्कत है ना। ये है डुएबल क्वेश्चन है, होना चाहिए, ठीक है। चलिए भाई 2000, अब कौन सा सवाल आ गया हमारे पास 2022 का फिर से सवाल है भाई। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, कई बार हम लोग भी कर चुके हैं, और बहुत फेमस क्वेश्चन भी है एक तरह से, सी सेट 2022 में आया होगा। और यहाँ पे कंफ्यूजन जो है स्टूडेंट्स को इन दो ऑप्शंस में होता है कई बार, है ना। शायद इन दोनों में ही होता है, या किसमें, या 50 में भी होता है। कई बच्चे तो जो है बहुत ही स्मार्टली गलती कर देते हैं, 50 भी टिक करके आ जाते हैं, तो गलतियां हो जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम देखते हैं इस सवाल को, देखिए बड़ा आसान सवाल है। 1.01 किलोमीटर, मतलब सबसे पहले तो मैं क्या करूं, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। 1.01 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ गया हमारा 1010 मीटर्स। तो इतनी दूरी है हमारे पास, है ना, इतना डिस्टेंस है। इसमें 101 पौधे लगे हुए हैं, और हर पौधा जो है इक्वल डिस्टेंस पे लगा हुआ है एक दूसरे से, ठीक है। मतलब सबके बीच में जो है बराबर गैप है, सबके बीच में जो है बराबर का गैप है यहाँ पे, क्लियर है। तो ये चीज हमें यहां पे गिवन है। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन 5 कॉन्जिक्यूटिव प्लांट्स, कोई भी 5 कॉन्जिक्यूटिव प्लांट्स लिए उनके बीच में डिस्टेंस क्या रहेगा, ये पूछा गया है। अब एक बात बताओ, यहां से शुरुआत हो रही है और यहां तक टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है सर 1010 मीटर, ठीक है। पौधे कितने हैं सर, 101 पौधे हैं। गैप्स कितने हैं, एक बात बताओ, 101 पौधों पे, 101 प्लांट्स पे गैप्स कितने हैं टोटल, यहां पे आप देखिए
दो पौधे पे एक गैप है, तीन पौधे पे दो गैप है, चार पौधे पे तीन गैप है, पांच पौधे पे जो है चार गैप आए हैं। तो इसी तरीके से अगर हम चलेंगे तो 101 जब यहां पे पौधे लग गए हैं, 101 प्लांट्स लगे हैं, तो टोटल जो है 100 गैप्स हमारे पास होंगे। ठीक है, 100 गैप्स जो है हमारे पास यहां पे होंगे। बस सवाल खत्म। 100 गैप्स होंगे, इसका मतलब जो 1010 मीटर है, इसको आप 100 से सबसे पहले डिवाइड करें। 1010 जो है इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 10.1 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो हर एक गैप का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10.1। ये भी कितना है? 10.1। ये भी कितना है? 10.1। ये भी कितना है? 10.1। अब इसने पूछा है पहले पांच, कोई भी पांच जो पौधे हैं या पेड़ हैं उनके बीच में डिस्टेंस कितना है। बहुत सिंपल सा है भाई, एक दो तीन चार पांच, ये पांच पौधे हैं, चार का यहां पे गैप रहेगा, चार गैप्स यहां पे होंगे भाई। पांच पौधों में कितने गैप होंगे? चार गैप्स होंगे, है ना? चार गैप होंगे तो एक गैप की दूरी एक 10.1 है, तो चार गैप्स की दूरी कितनी होगी? 10.1 into 4, that is 40.4 meters. As simple as that. This is your final answer. क्लियर है बात? बी ऑप्शन आपका यहां पे आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, इससे आसान तरीका कुछ हो सकता है? गैप मेथड, बेसिक सिंपल लॉजिक, कुछ भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कोई मतलब बम फोड़ के यहां पे कुछ पढ़ाया गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल सा फंडा है, सिंपल ऑब्जर्वेशन है, कुछ भी नहीं करना है। जिसको टाइम एंड डिस्टेंस का एबीसीडी भी नहीं मालूम ना, वो भी ये सवाल कॉमन सेंस से करके आ सकता है। ठीक है, समझ में आई बात? तो आप जब भी सवाल करें ना, डरना नहीं है, कॉमन सेंस लगा के एक बार सोच लेना है, आंसर आएगा आपका, पक्की बात है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ो, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है भाई? 2022 का ही सवाल है, देख लो 2022 का तीसरा सवाल है ये, देख रहे हो? और 2023 में एक भी सवाल नहीं पूछा था। X and Y run a 3 kilometer race along a circular course of length 300 meter and the speeds are in the ratio 3:2। ठीक है भाई, 300 मीटर का सर्कुलर ट्रैक है और 3 किलोमीटर वो दौड़ लगा रहे हैं, मतलब 10 राउंड बेसिकली वो लगा रहे हैं। If they start together in the same direction, how many times would the first one pass the other? The start off is not counted as passing. अब सिंपल सी बात ये पूछी गई कि कितनी बार जो है इन 10 राउंड लगाने के दौरान कितनी बार जो है ये लोग एक दूसरे से मिलेंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है भाई, चलिए आ जाओ, तो आते हैं यहां पर। ये कितना है? 300 मीटर का ट्रैक है। ये कितना दौड़ रहे हैं? 3 किलोमीटर दौड़ना है इनको, है ना? मतलब 10 राउंड इनको लगाने हैं। तो एक काम करते हैं यार, कि बेसिकली एक राउंड में कितनी बार मिल रहे हैं, या फिर इनिशियल पॉइंट पे आने तक, इनिशियल पॉइंट पे आने तक ये कितने राउंड लगा लेते हैं और कितनी बार मिलेंगे, ये दो चीजें निकाल लेते हैं, है ना? ये दो चीजें निकाल लेते हैं। तो ए यहां पे भाग रहा है, बी यहां पे भाग रहा है ना? ये सवाल हमने किया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। इनका रेशियो 3 और 2 का है, तो 3 और 2 इनकी स्पीड मान लेते हैं, है ना? तो राउंड को कंप्लीट करने में ए को कितना टाइम लगेगा? टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट वन सिंगल राउंड, वन सिंगल राउंड कंप्लीट करने में उसे 300/3 मतलब 100 सेकेंड्स लगेंगे। मैंने क्या मान ली? स्पीड ऑफ ए इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड और स्पीड ऑफ बी इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड। ये मैंने स्पीड्स मान ली इनकी। ठीक है, मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना? बहुत इजीली हम इसको देख सकते हैं। अब देखो भाई, टाइम टेकन बाय बी क्या हो जाएगा? 300/2, ये कितना हो जाएगा? 150 सेकेंड्स। तो 150 सेकेंड में जो है ये कंप्लीट करता है राउंड, और बी और ए जो है वो 100 सेकेंड में राउंड कंप्लीट करता है। अब एक बात देखो और मुझे बताना कि यार जो ये है ए और बी है, ठीक है, ये दोनों इसी तरह से भाग रहे हैं, है ना? तो ये दोनों फर्स्ट वापस से आके कितने टाइम पीरियड में मिलेंगे? हमें मालूम है इन दोनों का एलसीएम, और इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 300 सेकेंड। 300 सेकेंड इनका एलसीएम है, मतलब जब ए ने 3 राउंड कंप्लीट कर लिए होंगे और बी ने 2 राउंड कंप्लीट कर लिए होंगे, तब जाके ये इस पॉइंट पे आके मिलेंगे, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे ये तब मिलेंगे दोबारा से, है ना? अब दोबारा से तो स्टार्टिंग पॉइंट पे तब मिलेंगे, लेकिन क्या उसके अलावा बीच में कहीं और मिलेंगे ये एक बार भी, या नहीं मिलेंगे, ये भी तो हमें देखना है। तो देखो, सबसे सिंपल सा तरीका है, इसको जो रिलेटिव स्पीड वाला फंडा है ना, याद करो, रिलेटिव स्पीड वाला फंडा है वो लगा दो, और वहां से हम निकाल सकते हैं इनका पहला मीटिंग पॉइंट कितनी देर में होगा। ठीक है, तो पहला मीटिंग पॉइंट रखने के लिए बी को यहीं पे हमने रोक दिया, बी को हमने रोक दिया, ए को मूव करा।
ए की स्पीड बी के रेस्पेक्ट में कितनी होगी, 1 मीटर पर सेकेंड होगी भाई, 3 - 2 स्पीड ऑफ, सॉरी, स्पीड ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी कितनी हो जाएगी, 3 - 2 दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो टाइम टेकन बाय ए टू मीट बी विल बी व्हाट, 300 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 300 सेकेंड्स। मतलब ये बात क्लियर है ये बात क्लियर है कि भाई जब ये भाग रहे होंगे ना, तो 300 मीटर पे ही जो है 300 सेकंड बाद जो है ये पहली बार मिलेंगे, और 300 सेकंड बाद जब ये पहली बार मिलेंगे वो कहां मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर ही मिलेंगे। मतलब ये इस पूरे सर्कल पर, इस पूरे ट्रैक पर अगर कहीं मिलते हैं तो वो है स्टार्टिंग पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ ये वहीं पर मिलेंगे और कहीं भी नहीं मिलेंगे। ये पक्की बात है, ठीक है। तो इनको लगाने हैं टोटल कितने, 10 राउंड्स लगाने हैं भाई, 10 राउंड लगाने हैं। ए ने लगा दिया, और 3 किलोमीटर की तो रेस है ना, तो ए के 3 राउंड होने पे बी के 2 राउंड होंगे। तो मतलब ए के हम मैक्सिमम जो राउंड्स हो सकते हैं कितने, 10 राउंड होंगे, तो मैक्सिमम 9 राउंड में, मतलब हर 3 के मल्टीपल में अगर अपन बात करें तो 3 3 9 होगा। तो 3 इंस्टेंसेस ऐसे आएंगे जहां पे ए और बी आपस में यहां पे मिल पाएंगे, क्योंकि उसके बाद जैसे ही ए का जो है तीसरा राउंड जब आएगा ए का, ठीक है ना, तब तक जो है वो रेस कंप्लीट कर चुका होगा। मतलब उसके बाद जो है वो 10वें राउंड पे वो खत्म कर देगा अपना काम। भाई 9 राउंड पूरे हो गए, 9 राउंड में वो 3 बार मिल लिए। ठीक है, ये समझ में आया कि ए और बी जो है, जब ए के 9 राउंड पूरे हो जाएंगे तब बी के कितने होंगे, 6 राउंड होंगे, है ना। और तब तक ये दोनों जो है 3 बार मिल चुके होंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, है ना। 3 बार ये लोग मिल चुके होंगे। अब ये 3 बार जो मिले हैं, ठीक है, उसके बाद जब ए ने अपना 10वां राउंड, आखिरी राउंड खत्म किया होगा, तब बी का तो भाई 7वां राउंड चल रहा होगा और वो खत्म भी नहीं किया उसने। तो इसका मतलब ए अपनी रेस खत्म कर देगा और वो रेस्ट करेगा उसके बाद, और बी जो है वो भागता रहेगा। लेकिन ए और बी की मुलाकात मात्र 3 ही बार होगी इस ट्रैक पर। तो 3 जो है इसका सिंपल सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा। तो हमें करना क्या था इसमें, करना सिंपल सी एक चीज थी, हमें हमें निकालना था क्या, स्पीड ऑफ ए और बी हमने अज्यूम कर ली, और उसके बाद दोनों का टाइम निकाल लिया, और दोनों जब स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलते हैं वो निकाला हमने, और ये चेक करा कि दोनों का जो फर्स्ट मीटिंग पॉइंट था वो कितनी देर बाद होगा, वो भी बहुत जरूरी निकालना है ना। तो कितनी देर बाद होगा वो निकाला हमने, वो निकाला हमने कितना, 300 सेकंड, और ये दोनों क्या हो गए, बराबर आ गए। क्योंकि जब इनिशियल पोजीशन पे, अब मान लो कि अगर ये 150 सेकंड आता, है ना, फर्स्ट मीटिंग इनकी 150 सेकंड पे होती और 300 सेकंड पे ये इनिशियल पॉइंट पे मिलते, तब जो है हम ये कह सकते थे कि ए और बी जब इनिशियल पॉइंट पे मिलेंगे दोबारा से, फर्स्ट टाइम जब ये इनिशियल पॉइंट पे मिलेंगे, तब तक ये 2 बार मिल चुके होंगे ओवरऑल, है ना। क्योंकि एक बार तो 150 सेकंड पे और एक बार 300 सेकंड पे, लेकिन इनकी पहली मुलाकात ही पहले इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट पर ही हो रही है। तो इसका मतलब हम सिंपली ये कह सकते हैं कि भाई इनकी मुलाकात हर बार स्टार्टिंग पॉइंट पे होगी, और जब ये मिलेंगे तब तक ए जो है 3 राउंड लगा चुका होगा और बी जो है 2 राउंड लगा चुका होगा, है ना। क्योंकि इनकी स्पीड का भी रेशो वही है, और ये जो मतलब ये ट्रैक पे जो हमने निकाला है, टाइम जो निकाला है 300 सेकंड का, ये भी उस हिसाब से हमने निकाला है। क्योंकि एक राउंड जो है वो 100 सेकंड में होता है, और बी जो है एक राउंड 150 सेकंड में करती है। तो 300 सेकंड में बी के 2 राउंड लगेंगे और ए के 3 राउंड लग जाएंगे यहाँ पे। क्लियर। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ से समझ सकते हैं इस चीज को। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को जरूर समझ में आ गया होगा ये बात। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ा जाए, है ना। कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सी सेट 2021 का सवाल आ गया। मतलब सी सेट 2022 में 3 सवाल आए थे हमारे, है ना। बढ़िया सवाल थे, बनने थे, तीनों सवाल करने लायक थे, ये पक्की बात है। लास्ट वाला सवाल फिर भी शायद नहीं हो पाता, लेकिन पहले 2 सवाल तो होने वाले थे, है ना। लास्ट वाले में टाइम लग सकता था, लेकिन लास्ट वाला तभी हो सकता था जब आपको सर्कुलर ट्रैक के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, है ना। नहीं तो गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं फिर। क्योंकि गलती क्या होती है, अच्छा मैं गलती बता देता हूँ एक बार। गलती क्या होती है, गलती होती है कि यहाँ पे है ना, हम लोग क्या कर देते हैं कि कभी कभी अगर बी से देख लिया, यार बी जो है वो 2 राउंड, बी के हर 2 राउंड में मिल रहे हैं, तो 10 राउंड में मतलब 5 बार मिलेंगे, 5 आंसर लगा के आ जाते हैं। ये गलती हो जाती है, तो ये ध्यान रखना है हमें। चलो
करते हैं भाई अगला सवाल। A person X from a place A and another person Y from place B set out at the same time to walk towards each other. The places are separated by a distance of 15 km. X walks with a uniform speed of 1.5 km and Y walks with a uniform speed of 1 km in the first hour, with a uniform speed of 1.25 km per hour in the second hour, and with the uniform speed of 1.5 km per hour in the third hour, and so on. Which of the following is or are correct? Statements are they take 5 hours to meet, and second statement says they meet the midway between A and B. तो बताना है आपको कि कौन सी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही है। ठीक है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, एंड नाइदर वन और टू। बढ़िया सवाल है, इंटरेस्टिंग है, कैलकुलेशन जो है यहाँ पे हो रही है ना। सवाल में ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ पे बस ये आपको करना है कि हर घंटे में जो है दोनों मिलके कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, बस ये आपको देखते जाना है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है, इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं सवाल में। बस हमें इतना सा ध्यान देना है कि हर एक घंटे में जो है एक्स और वाई मिलके कितना डिस्टेंस कवर करते जा रहे हैं। तो आओ इसका आंसर करते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। स्पेस यहाँ पे है सफिशिएंट मेरे हिसाब से। चलो, तो देखो ए और बी प्लेस है, ये ए है और ये बी प्लेस है। यहां से x चल रहा है और यहां से y चल रहा है। ठीक है, y की स्पीड जो है हर बार वेरी कर रही है। तो पहले घंटे में y की स्पीड 1 है, दूसरे में 1.25 है, तीसरे में 1.5 है, चौथे में 1.75 होगी, एंड 2 एंड 2.525 एंड सो ऑन। ठीक है, ये इसकी स्पीड का यहाँ पे वेरिएशन होता रहेगा। और y की x की जो स्पीड है, x की स्पीड क्या है भाई, 1. यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 1.5 किलोमीटर पर आवर। हाँ, ठीक है, ये जो है x की स्पीड है और y की स्पीड यहां पे हमारे पास है। चलो भाई, y की स्पीड हमारे पास यहां पे है, थोड़ा सा दिखना चाहिए ना यार, y है यहां पे। चलो, तो अब दे टेक 5 hours टू मीट, दे मीट द मिडवे। ठीक है, अब ये कब मिलेंगे ये निकालना है बेसिकली। डिस्टेंस कितना है भाई, 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, चलो, फर्स्ट आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, तो फर्स्ट आवर में ये 1.5 किलोमीटर चलेगा और उधर से 1 किलोमीटर चलेगा, तो 1 + 1.5 दैट इज 2.5 किलोमीटर ये लोग चलेंगे। ठीक है, सेकेंड आवर में कितना चलेंगे, ये 1.25 चलेगा और ये फिर से 1.5 चलेगा, तो टोटल कितना हो गया 2.75। तो हर बार जो है ये कवर जो करते जाएंगे ना डिस्टेंस, वो 0.25 मतलब 250 मीटर बोलूं या फिर 0.25 किलोमीटर जो है धीरे ये हर बार जो है बढ़ता जाएगा डिस्टेंस। तो अगली बार जो है वो 3 किलोमीटर हो जाएगा डिस्टेंस, नेट डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, समझ गए होंगे आप यहाँ पे, क्योंकि देखो थर्ड आवर में कितना डिस्टेंस होगा, ये 1.5 हो जाएगा और ये भी 1.5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। सिमिलरली फिर 3.25 हो जाएगा, फिर 3.5 हो जाएगा एंड सो ऑन। ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये 15 किलोमीटर का पूरा नहीं हो जाता, है ना। तो अब कितनी देर में होगा ये निकाल लेते हैं यार हम लोग। 2.5 + 2.5 अगर ये है तो ये हो जाएगा अपना 5.25, 5.25 और 3 8.25, 8.25 and then 3 11.25 and then 0.25 11.5, 11.5 + 3.5 कितना हो जाएगा 15। तो मतलब 15 किलोमीटर जो है यहां तक कवर हो गया। अब ये कितने आवर्स है यहाँ पे, ये चौथा है और ये 5वां घंटा है ना, ये 5th आवर है। तो 5th आवर में 5 घंटे के बाद आफ्टर 5 आवर्स जो है ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। और ये सही भी है, पहली स्टेटमेंट दे टेक 5 आवर्स टू मीट, तो ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। 5 घंटे बाद ये दोनों मिल जाएंगे। अब ये कहां पे मिलेंगे, मिडवे में मिलेंगे कहीं पे, या फिर ए के थोड़ा पास और बी, या बी के थोड़ा पास, तो ये निकाल लेते हैं। तो 5 घंटे में सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, सिंपल सा है कि भाई ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है, क्योंकि ए की स्पीड यूनिफॉर्म है तो आसान रहेगा हमारे लिए ए का निकालना। तो 5 घंटे में ए ने कितना ट्रेवल किया होगा, 1.5 इंटू 5 है ना। तो 1.5 इंटू 5 कितना हो जाएगा हमारा, 5 और 5 5 25, 7.5 किलोमीटर। ठीक है, 7.5 किलोमीटर जो है ए ने डिस्टेंस ट्रेवल करा है। टोटल डिस्टेंस कितना है 15 किलोमीटर, जो कि जस्ट आधा है। इसका मतलब ये बिल्कुल पक्की बात है कि इन दोनों की जो मुलाकात है, दिस इज गोइंग टू बी देयर मीटिंग पॉइंट। ठीक है, दिस इज देयर मीटिंग पॉइंट। तो ये इनका मीटिंग पॉइंट होगा, विच इज द नथिंग बट द मिडवे ऑफ ए एंड बी। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। Hence we can say that the answer for this question is both 1 and 2. Both 1 and 2 statements are absolutely correct. समझ में आ गई बात, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की है, बेसिक्स हमने फॉलो करे हैं और बेसिक्स ही आपको फॉलो करने हैं और इजीली आप जो है सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। चलिए
अगले सवाल को देखते हैं। सी सेट 2020 का सवाल है। सवाल यह है कि अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम अ प्लेस एक्स टू अ प्लेस वाई एट एन एवरेज स्पीड ऑफ v किलोमीटर पर आवर, from y to x at an average speed of 2v kilometer per hour, again from x to y at an average speed of 3v kilometer per hour, and from y to x at an average speed of 4v kilometer per hour. The average speed of the car for the entire journey के लिए average speed पूछी गई है। चार ऑप्शन है, लेस देन v किलोमीटर, बिटवीन v एंड 2v, बिटवीन 2v एंड 3v, एंड बिटवीन 3v एंड 4v किलोमीटर। ओके, ये बढ़िया सवाल है और यहां पे आपको एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एवरेज स्पीड होता क्या है। हमने क्लास में भी पढ़ा था और यहां पे भी मैं बता देता हूं भाई। एवरेज स्पीड निकालते हैं हम लोग क्या, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सिंपल है। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, ये तो पता ही नहीं है हमें भाई। यहाँ पे तो टोटल डिस्टेंस हमें मालूम ही नहीं है, x से y जा रहा है, बस इतना सा उसने बोल दिया। तो इसका मतलब ये अगर x पॉइंट है और ये y पॉइंट है तो ये यहाँ जा रहा है। अब पहले राउंड में तो ये v से जा रहा है x से y पे, फिर y से x 2v से आ जा रहा है, फिर x से y 3v से जा रहा है, फिर y से x आ रहा है 4v से, ये इसने बता रखा है। तो अब मुझे एवरेज स्पीड अगर निकालनी है तो क्या मैं डिस्टेंस को कुछ अज्यूम कर लूं। डिस्टेंस अगर मैं कोई वैल्यू अज्यूम कर लूं यहाँ पे डिस्टेंस की, तो क्या मेरा काम आसान हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या अज्यूम करे जाए, देखो v 2v 3v एंड 4v, ये चार मेरे पास वैल्यूज है जो कि स्पीड्स हैं। इन चारों का मुझे क्या लेना है, एलसीएम लेना है। हमेशा एलसीएम को ही लीजिए, क्योंकि कारण क्या है मैं बता देता हूं। हर बार जब आप टाइम निकालेंगे ना, एक्स से वाई, वाई से एक्स, फिर से एक्स से वाई और वाई से एक्स आने के लिए, तो जब टाइम निकालेंगे ना आप, तो वो स्पीड से आप डिस्टेंस को डिवाइड करते हैं ना टाइम निकालने के लिए, तो टोटल टाइम तभी निकलेगा। अब टोटल टाइम अगर आपका फ्रैक्शन में आएगा तो आंसर तो आ जाएगा आपका तब भी, लेकिन बहुत गंदी कैलकुलेशन होगी उस केस में, है ना। तो हमें ये समझना है कि हम ऐसी वैल्यू लें, सबसे पहले तो, हाँ, सबसे पहले तो हम एक ऐसी वैल्यू लें जिससे हम लोग जो है टोटल डिस्टेंस, अगर हमारा अच्छा खासा एक सही नंबर आए, तो हम जब डिवाइड करें स्पीड से तो वो इजीली कैंसिल आउट हो जाए और इंटीजर वैल्यू हमें दे दे, हमें परेशानी नहीं हो इस केस में, है ना। तो बेस्ट तरीका क्या है, बेस्ट ये है कि आप टोटल डिस्टेंस है ना इन सब का 4321 का जो है 12 किलोमीटर आ जाता है। तो 12 किलोमीटर आप एवरेज डिस्टेंस मान लो, है ना। 12 किलोमीटर एवरेज डिस्टेंस मानते ही आपका काम हो गया। या फिर 12 किलोमीटर वी मान लो, 12 वी किलोमीटर मान लो, और कुछ नहीं तो यार भाई 12 वी किलोमीटर मान लो, खत्म करो। आपको अगर ऐसे दिक्कत है तो 12 वी मान लो। आप बोलोगे सर वी का कहाँ रह गया, वी भी तो कैंसिल करना है। करो नहीं करो बात एक ही है, तब भी वी आ जाएगा, है ना। 12 वी किलोमीटर मान लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस क्या हो गया एवरेज स्पीड के लिए, देखो एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस भाई एक्स से वाई गया, वाई से एक्स, फिर एक्स से वाई और वाई से एक्स, मतलब टोटल जो है 12 फोर 48 किलोमीटर, 48 वी किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा है। समझ में आ गई बात, है ना। 48 वी किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा है टोटल। अब पहला जो टाइम है t1, जो कि x से y जा रहा है v की स्पीड से, वो क्या आएगा भाई, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4, ये सारे के सारे निकालने पड़ेंगे आपको। तो t1 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 12 अपॉन v, 12 v अपॉन v आएगी ना भाई, v की स्पीड से चल रहा है तो 12 v टोटल डिस्टेंस है अपॉन v से t1 आ जाएगा, जो कि आ जाएगा हमारा 12। ठीक है, 12 आवर्स आ गया। सिमिलरली t2 क्या आ जाएगा हमारा, 12 v अपॉन 2v, ये आ जाएगा हमारा 6 आवर्स। ठीक है, 6 आवर्स आ जाएगा, ये आवर्स हैं सारे के सारे। सिमिलरली t3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहीं पे निकाल लेता हूं मैं। t3 की वैल्यू हो जाएगी 12v अपॉन 3v, 12v अपॉन 3v क्या हो जाएगा, 4 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, 4 आवर्स तो हमारा t3 आ गया, और t4 मैं यहां पे ही लिख देता हूं ना, कोई दिक्कत नहीं है। t4 क्या आ जाएगा हमारा, 12v अपॉन 4v, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 आवर्स। ठीक है, अब हमारा t1 आ गया है, t2 आ गया है, t3 आ गया है, t4 आ गया है, सारी वैल्यूज हमारे सामने है, सब कुछ हमारे पास है, बस यहां पे वैल्यू पुट कर दो। देखो तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड देखना ध्यान से, 48v डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4। तो t1 क्या है 12, t2 क्या है 6, t3 क्या है 4 एंड t4 क्या है 3। तो 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3, ये कितना आ जाएगा हमारा टोटल, ये आ जाएगा हमारा 12 और 6 18, 18 और 4 22 और 3 25। तो 48 v बाय 25, ये हमारी एवरेज स्पीड आ गई 48 v बाय 25 किलोमीटर पर आवर। अब इसकी वैल्यू किसके बीच में लाया करेगी, v
से कम है v और 2v के बीच में, 2v 3v 3v 4v। सिंपल सा पता है यार हमें, 25 2 50 होता है, तो मतलब ट्वाइस से तो कम है ये, मतलब 2v से कम है, 2v से कम है, तो मतलब v और 2v के बीच में ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, v और 2v के बीच में जो है ये वैल्यू हमारी निकल जाएगी। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड जो है ये सारे के सारे सवाल है, और एकदम बेसिक्स हमने यहाँ पे अप्लाई करा है, और सीधा सीधा आंसर भी आया है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकाला, टोटल टाइम निकालने के लिए हमने T1 T2 T3 T4 मान लिया, और टोटल डिस्टेंस हमने 12v अज्यूम कर लिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम था, है ना। अब 12 अज्यूम करें, 12v अज्यूम करें, भाई अगर 12v नहीं करोगे तो जो टाइम है आपका वो 12 अपॉन v आएगा, यहाँ पे ये 6 अपॉन v आएगा, ये 4 अपॉन v आएगा, और यहाँ पे 3 अपॉन v आएगा। और फिर जब आप यहाँ पे ऐड करेंगे 48 अपॉन 12 अपॉन v, 6 अपॉन v, 4 अपॉन v एंड 3 अपॉन v, और ये v ऑटोमेटिकली फिर ऊपर चला जाएगा, और तब भी यही आंसर आएगा घूम फिर के, है ना। कुछ भी कर लो, आंसर तो यही आएगा भाई। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। X, Y, and Z are three contestants in a race of 1000 meter. Assume that all run with different uniform speeds. X gives a head start to Y of 40 meter, and X gives Z a start of 64 meter. If Y and Z were to complete the in a race of were to compete in a race of 1000 meter, how many meters start Y give to Z? ठीक है भाई, वाई जेड को कितने मीटर की स्टार्ट देगा अगर वाई और जेड की बीच में रेस होती है, एक्स उसमें नहीं होता है तो। ठीक है, अब ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, और गलती करने के चांसेस यहाँ पे बहुत ज्यादा हैं। देखो ऑप्शन में मैंने कुछ चेंजेस करे हैं यहाँ पे जानबूझकर, क्योंकि अगर 24 एज ऑप्शन यहाँ पे होगा, है ना, अगर 24 एज ऑप्शन यहाँ पे होगा तो देखो ये 40 है, ये 64 है, डिफरेंस कितना है 24 का। मैं सही बता रहा हूं आपको, 50% स्टूडेंट्स तो है ना 24 आंसर कम से कम 50% लगा के आएंगे, मिनिमम बोल रहा हूं मैं। हो सकता है काफी बच्चे छोड़ के आ जाए, लेकिन जितने बच्चे अटेम्प्ट करेंगे ना इस सवाल को, 50% बच्चे जो है 24 लगा के आगे बढ़ जाएंगे। उन्हें सोचेगा भाई जीत गए हम तो। गलत जवाब है, बिल्कुल गलत होगा। कारण क्या है भाई, कारण यह है कि बहुत बड़ी गलती उन्होंने यहाँ पे की है, कि उन्होंने तो जो हेड स्टार्ट, ठीक है, एक्स वाई जेड की रेस में वाई और जेड को एक्स के जो थ्रू मिली है ना, वही हेड स्टार्ट, या वो बीच में जो डिफरेंस है ना, मतलब ये जो रेस है ना 1000 मीटर की, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, और यहाँ पे जेड है, तो इनके बीच में 40 का गैप है, इनके बीच में जो है 64 का गैप है, तो इनके बीच में 24 का गैप है। ये गैप है ना, जब वाई और जेड अकेले जो है रेस लगा रहे होंगे ना 1000 मीटर की, जब वाई यहाँ पे होगा और जेड यहाँ पे होगा, तो ये सेम गैप यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि रेस जो है तीनों को एक साथ फिनिश करनी है। तो वाई और जेड की जब रेस होगी ना, तो वाई और जेड को एक साथ फिनिश करना है, तो ये सेम डिस्टेंस जो है यहाँ पे जो था ना, यहाँ पे तो भाई वाई ने कुछ कम डिस्टेंस ट्रेवल करा है और जेड ने कुछ कम करा है, यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ गया है दोनों का ही, तो ये गैप भी जो है वो थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। अब कितना बढ़ना चाहिए, वो 25 होना चाहिए, 30 होना चाहिए, 35 होना चाहिए, ये है बात, है ना। तो ए ऑप्शन तो अगर एक समझदार व्यक्ति होगा जिसने बेसिक्स पढ़े हैं, मुझसे बेसिक पढ़ रखा है एटलीस्ट, मैं और कहीं का पता नहीं, लेकिन बेसिक्स जिसके स्ट्रांग है ना, वो ए ऑप्शन तो नहीं लगा के आएगा, ये पक्की बात है। ठीक है, अब आंसर क्या आएगा और कैसे निकालें इसको, आइए ध्यान देंगे अब यहाँ पे। ठीक है, मैं एक बार ये सारा यहां से हटा देता हूं। देखो भाई, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पे खेल जो होगा ना वो स्पीड का होगा, बस स्पीड का खेल रहेगा और कुछ भी नहीं है। देखो स्पीड्स का रेशियो निकाल लेते हैं हम लोग। अच्छा, टाइम जो है सबके लिए बराबर रहेगा, जब एक्स वाई जेड तीनों जब रेस लगा रहे होंगे, तो तीनों के तीनों एक साथ पहुंच रहे हैं फिनिशिंग लाइन पे, मतलब टाइम जो है वो तीनों के लिए बराबर है, तीनों सेम टाइम पे जो है रेस फिनिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, डिस्टेंस के। तो मतलब डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा, है ना सबका। तो स्पीड डिस्टेंस ऑफ एक्स, एक्स ने कितना 1000 किलोमीटर 1000 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा है, और डिस्टेंस ऑफ वाई जो है वो कितना है 960 है, क्योंकि 40 मिनट का हेड स्टार्ट है। तो जो इनका रेशियो है dx अपॉन dy का जो रेशियो है वही किसका होगा, s स्पीड ऑफ x अपॉन स्पीड ऑफ y का रेशियो होगा। और ये रेशियो किसके बराबर होगा, इन दोनों का जब आप रेशियो लेंगे, 0 से 0 गया, ये आ जाएगा हमारा कितना 24, और ये आ जाएगा हमारा कितना 25। तो 25/24 जो है ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एक्स अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय जेड अगर मैं निकालूं, तो ये कितना आ जाएगा 1000 मीटर डिवाइडेड बाय ये कितना 64 मीटर का हेड स्टार्ट है, तो 900 एंड कितना हो जाएगा ये 36 मीटर जो है यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी। अब 936 को इससे काटेंगे, क्योंकि ये रेशियो जो है मुझे क्या देगा, स्पीड ऑफ एक्स अपॉन स्पीड ऑफ जेड।
तो अब ये हम कैंसिल आउट करते हैं, इसको कैंसिल आउट करते हैं तो देखो ये 500 आ गया, 2 से कैंसिल आउट करा, बिल्कुल बेसिक वैल्यू से ही हम कैंसिल आउट करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है ना। तो ये 4 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा, फिर से 2 से कैंसिल आउट हो रहा है और हाँ 2 से हो रहा है तो 2 3 4 आ जाएगा और ये 250 आ जाएगा, फिर से 125 आ जाएगा ये, और ये कितना आ जाएगा 117। तो ये हमारी फाइनल वैल्यू आ जाएगी कितनी, 125 बटा 117। ठीक है, ये इनका स्पीड का रेशियो आ जाएगा। अब स्पीड ऑफ एक्स अपॉन स्पीड ऑफ वाई है, स्पीड ऑफ एक्स अपॉन स्पीड ऑफ जेड है। क्या हम स्पीड ऑफ एक्स वाई और जेड तीनों का एक साथ रेशियो निकाल सकते हैं? मतलब अगर मैं स्पीड ऑफ एक्स इज टू स्पीड ऑफ वाई इज टू स्पीड ऑफ जेड निकालना चाहता हूं, तो मुझे मालूम है वाई जो है इन दोनों में कॉमन एलिमेंट है, सॉरी एक्स कॉमन एलिमेंट है, तो एक्स की वैल्यू मुझे बराबर करनी पड़ेगी, है ना। एक्स जो है स्पीड ऑफ एक्स वो कॉमन है, तो मुझे एक्स की वैल्यू बराबर करनी पड़ेगी, मतलब ये 125 है तो यहां पर भी मुझे 125 लेके आना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे इसको 5 से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, तो इसको भी मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो स्पीड ऑफ एक्स कितना आ गया हमारा 125 आ गया यहाँ पे। ठीक है, स्पीड ऑफ वाई कितना आ गया, ये आ गया हमारा 120, और स्पीड ऑफ जेड कितना आ गया 117, 117 आ गया। ठीक है, तो मतलब एक्स वाई जेड की स्पीड हमें मालूम चल गई है। ठीक है, क्या आप ये बात मानते हैं कि जब y और z की रेस हो रही होगी, ठीक है, y और z, x वहां पे नहीं है, y को 1000 मीटर कवर करना है और z को कुछ कम करना है, वो किस तरीके से होगा, वो किसके प्रोपोर्शन होगा, y और z की स्पीड के ही प्रोपोर्शन होगा। करेक्ट, y और z की स्पीड तो चेंज होगी नहीं, तो y और z की स्पीड का जो रेशियो है, ये जो रेशियो है ना, इसी रेशियो में उनका डिस्टेंस भी होगा। तो अगर 120 120 बटा 117, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, ये इनकी स्पीड का रेशियो है 120 बटा 117, और यही किसके बराबर होगा, 1000 मीटर का डिस्टेंस कवर्ड बाय y डिवाइडेड बाय आई डोंट नो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय z। वही तो मुझे निकालना है, वो वैल्यू मैं अब इस रेशियो के थ्रू निकाल लूंगा, इस इक्वेशन के थ्रू मैं निकाल लूंगा। यहां से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मालूम चलेगा, ये जो है आपका कितना 3 4 12 40 और ये 39 आ जाएगा, और 40 से 0 से 0 गया 4, 25 100, 25 इंटू 39 आपका कितना आ जाएगा 975 मीटर्स। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ जेड, डिस्टेंस कवर्ड बाय जेड बेसिकली। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय जेड इज 975 मीटर। मतलब जब y और z की यहां पे रेस हो रही होगी, ठीक है, y और z की रेस होगी, उसमें y जब 1000 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो z कितना कवर करेगा 975 मीटर। ठीक है, 975 मीटर करेगा, मतलब यह है साफ साफ कि y ने z को कितने का हेड स्टार्ट दिया होगा, 25 मीटर का। 25 मीटर का सीधा सीधा आंसर है। समझ में आई बात, 25 मीटर का यहां पे z को हेड स्टार्ट मिला होगा जब y और z की रेस हो रही होगी। क्लियर है, चलो भाई, ये भी बात हमें यहाँ पे समझ में आ गई है। आगे बढ़ेंगे अब लोग अगले सवाल पे, सीसेट 2020 का। देखो ये सवाल जो है बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये सवाल, इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रिलेशन बिटवीन स्पीड्स ऑफ एक्स वाई जेड इन अ लीनियर रेस। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पे इस साल 100% सवाल आ सकता है, तो आपको बिल्कुल इसको समझना है। अगर नहीं आया ना समझ में, दोबारा से देख लेना सॉल्यूशन, ऐसा नहीं है कि समझ में किसी को भी नहीं आएगा, हो सकता है सिर्फ आपको नहीं आया हो या फिर 8-10 बच्चों को नहीं आया, और हो भी सकता है काफी ज्यादा बच्चों को नहीं आया समझ में एक बार में, लेकिन आएगा जब आप इसको 2 से 3 बार देखोगे ना, 100% ये समझ में आएगा। और इसका कॉन्सेप्ट जो है ना, वो लास्ट लेक्चर की क्लास में देख लेना आप। लास्ट लेक्चर में मैंने लीनियर और सर्कुलर दोनों का आपको रेसेस का पढ़ाया था, वो आप देख लेना, चेक कर लेना, आई बटन पे भी आपको लिंक शायद दिख रहा होगा, तो वहां से आप सीधे सीधे पहुंच जाना। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अ मैन टेक्स हाफ द टाइम इन रोइंग अ सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम देन अपस्ट्रीम। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड इन द स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ करंट। बढ़िया सवाल है ये, बहुत ही बढ़िया सवाल है ना। ध्यान से देखेंगे इस सवाल को। देखो इस सवाल को सॉल्व करने के ना दो तरीके हैं। पहला एक कन्वेंशनल तरीका जो मैं यहां पे यूज कर सकता हूं, और वो बहुत लेंदी भी है, नो डाउट बहुत लेंदी है। एक है स्मार्ट अप्रोच, है ना, स्मार्ट अप्रोच मैं आपको बताऊंगा। कन्वेंशनल तरीके से तो आप कर लेंगे, आपने बोट एंड स्ट्रीम की मेरी क्लास अगर की है या फिर आपने कहीं से भी पढ़ रखा है, आपको आता है, तो आप कन्वेंशनल तरीके से लॉन्ग मेथड से इसको कर लेंगे। लॉन्ग मेथड क्या, लॉन्ग मेथड ये यार कि मैन टेक्स हाफ द टाइम in rowing a certain distance downstream than upstream। मतलब डाउनस्ट्रीम जो स्पीड होती है, हमें मालूम है स्पीड इन डाउनस्ट्रीम जो है वो क्या होता है भाई, डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होती है,
स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, ये होता है। और स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। अगर डी डिस्टेंस की बात हो रही है, यहाँ पे एक फिक्स डिस्टेंस की बात हो रही है, तो टाइम टेकन बाय द टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम जो है वो कितना है, आधा ही होगा अपस्ट्रीम से, है ना, इज हाफ ऑफ टाइम टेकन बाय अपस्ट्रीम। तो ये एक रिलेशन हमें मेंटेन करना है। इस रिलेशन को लेते हुए हमें टाइम एंड डाउन स्ट्रीम निकाल लेंगे, ठीक है। इनको इसको लेते हुए तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आपको टाइम दे देगा, तो ये होगा एस बी प्लस एस एस, ठीक है। और टाइम इन अपस्ट्रीम जो है वो क्या हो जाएगा, अगेन डी अपॉन एस बी माइनस एस एस, ठीक है। ये तो रिलेशन आ गए भाई। टाइम ये आ गया हमारा, ये डाउनस्ट्रीम का टाइम है, जस्ट अ सेकेंड, ये डाउनस्ट्रीम का टाइम है, ये अपस्ट्रीम का टाइम है ना भाई। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम आ जाएगा, ये डाउनस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम है। इन दोनों वैल्यूज को आप है ना यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपका सीधा सीधा रिलेशन आ जाएगा, ठीक है, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा आपका, कुछ नहीं करना। ये तो था बेसिक, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा स्मार्ट अप्रोच बता देता हूँ। चाहते हैं मुझे, अगर आप चाहते हैं इसको सॉल्व करवाना तो यार कर देता हूं मैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको यहाँ पे रख देंगे, चलो कर ही देता हूँ, फिर आप बोलोगे सर करवाया नहीं आपने। टाइम फॉर डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा, ये डी अपॉन एस स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स टू हाफ ऑफ डी अपॉन कितना है, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ दिस हो जाएगा, और ये क्रॉस हो जाएगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ स्पीड ऑफ बोट माइनस ट्वाइस ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स टू स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। तो अब देखो ये ट्वाइस ऑफ माइनस जो है ये इधर चला जाएगा, और स्पीड ऑफ बोट जो है वो इधर आ जाएगा। यहां से जब आप इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ट्वाइस ऑफ स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ बोट हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट हो जाएगा, ठीक है, बराबर ये माइनस टू एस जो है स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो उधर जाके प्लस टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी स्ट्रीम स्पीड ऑफ स्ट्रीम है ऑलरेडी, तो ये 3 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाएगा। ये इनके बीच का रिलेशन आ जाएगा। अब यहां से हम फर्दर जो है रिलेशन निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ बोट अपॉन स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो आपका जाएगा 3/1, तो 3:1 का इसका सीधा सीधा आंसर आएगा डी ऑप्शन, ठीक है। 3:1 का इसका सीधा सीधा आंसर आएगा। तो ये तो थी भाई पूरी की पूरी जो बेसिक अप्रोच है ना सवाल को करने की, वो है। अब हम इसकी जो है स्मार्ट अप्रोच देखेंगे, ठीक है। स्मार्ट अप्रोच में आपको पेन भी उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या है भाई, देखो ध्यान से, मान लो हम ऑप्शन से चलते हैं एक बार, है ना, ऑप्शन से भी चल के देख सकते हैं, और नहीं तो आप थोड़ा सा दिमाग लगेंगे तो हो जाएगा। हमें ये मालूम है कि आधा समय लग रहा है डाउनस्ट्रीम में अपस्ट्रीम से, तो इसका मतलब मुझे ये मालूम है कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड जो है वो डबल होगी अपस्ट्रीम से, तभी समय आधा लगेगा ना डाउनस्ट्रीम में। भाई स्पीड डबल होगी तो समय भी आधा लगेगा, स्पीड आधी होगी तो समय डबल लगेगा, है ना, सिंपल सी बात है। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड अपस्ट्रीम के कंपैरेटिव में 2 टाइम्स होगी, ठीक है। अब आप देखो ये बोट और स्ट्रीम के ही तो जो है रेशियोज हैं, आप इन दोनों रेशियो को ऐड करो, और एक बार ऐड करो और एक बार सब्ट्रैक्ट करो। ऐड करते ही आपका डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी, और सब्ट्रैक्ट करते ही आपकी क्या आ जाएगी, अपस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। और उसमें देख लेना कि डबल किस में हो रही है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड डबल होनी चाहिए अपस्ट्रीम से, तो डबल किस केस में हो रही है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 2-1 भाई, ये बोट है और यहाँ स्ट्रीम होगा, तो सबसे पहले तो ये तो खत्म है, ठीक है। 1:2 नहीं हो सकता, ना ही 1:3 हो सकता है, ये दो ऑप्शन तो पहले ही हमने उड़ा दिए। अब 2:1 या 3:1, 2:1 की बात करोगे तो 2+1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2-1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये तो 3 गुना हो गई स्पीड, डबल नहीं, हमें तो डबल चाहिए, ये तो 3 गुना हो गई। ये डाउनस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी, ये अपस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी। तो अपस्ट्रीम के केस में तो 1 हो गई, और डाउनस्ट्रीम के केस में 3 हो गई, 3 गुना स्पीड हो गई, मतलब 1/3 टाइम लगता है उस केस में, है ना। तो इस केस में 1/3 टाइम लगेगा, तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। बचा हुआ ये ऑप्शन चेक कर लेते हैं इससे, 3+1 कितना हो जाएगा, 4, है ना, और 3-1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये अपस्ट्रीम स्पीड है और ये डाउनस्ट्रीम स्पीड है, तो जो स्पीड है ना, वही तो टाइम होगा। तो भाई स्पीड अगर डबल है तो टाइम आधा हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना। यही दिया हुआ है, तो इसलिए डायरेक्ट हम जो है डी ऑप्शन लगा के आ सकते हैं, बिना पेन उठाए। बिना पेन उठाए इस सवाल का आंसर किया जा सकता है। पेन उठा के करोगे 5 मिनट आपको लग जाएंगे पूरा का पूरा करने में, क्योंकि जब आप पहली बार इस तरह का सवाल करेंगे, इस तरह का सवाल बार बार नहीं आता है, ये पहली बार आया था उस समय में 2020 में। जिसने इस सवाल में पेन उठा के करने की कोशिश की है ना, बेसिक्स अगर उसके आते हैं तब तो वो हो जाएगा, नहीं तो वो फंस जाएगा। और ये सवाल जो है मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं, क्योंकि 2020 वो साल था जब से यूपीएससी ने सीसेट का लेवल बढ़ाना चालू करा, और अच्छा लेवल जो है शुरू करा था सीसेट का,
ठीक है, तो इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हूं कि इस साल जो है शत प्रतिशत कम से कम 80 टू 90% बच्चों ने ये सवाल जो है छोड़ा ही होगा। पॉसिबल ही नहीं है कि बच्चे जो है जिनको बोट एंड स्ट्रीम का अगर बेसिक नहीं आता है ना अच्छे से, वो इस सवाल को कर भी पाए, पॉसिबल ही नहीं है उनके लिए करना। लेकिन जिनका बेस अच्छा है ना, उनमें से भी काफी बच्चों ने इसको छोड़ दिया होगा, क्योंकि उनसे भी शायद ये सवाल नहीं हुआ होगा। इसलिए ये सवाल बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार था, है ना। जिसमें देखो एक एक साइड तो मैं आपको है ना बिना पेन उठाए सॉल्व करके दिखा रहा हूं एकदम लॉजिकल तरीके से, और एक साइड पूरा का पूरा जो है थ्योरेटिकली बहुत आसान तरीके से हो जाएगा एकदम बेसिक्स के साथ। कुछ है ही नहीं ऐसे सवालों में, लेकिन आपको कॉन्फिडेंट जो है वो रहना पड़ेगा खुद में। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। 2018 का सवाल है। देखो मैंने कहा था 2019 में सवाल नहीं आया था एक भी, 2019 में नहीं आया था, और 2020 में देखो क्या शानदार सवाल आए हैं। ये है बात। A train 200 meter long is moving at a rate of 40 किलोमीटर पर आवर. In how many seconds will it cross man standing near a railway line? अब ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही मतलब इजी सवाल है। बढ़िया तो क्या, बहुत इजी सवाल है, सीसेट 2018 का। क्या है इसमें भाई, एक ट्रेन है 200 मीटर लंबी ट्रेन है, एक आदमी खड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और इस आदमी को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा ये पूछा जा रहा है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी रफ्तार है। तो सबसे पहले तो इसकी स्पीड चेंज करो, 40 को क्या करो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 5, 5 8 40, 18 इंटू 4 कितना हो जाएगा भाई, है ना, 18/5 से करेंगे, हाँ भाई 18 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 144, ठीक है, 144 मीटर पर सेकेंड। ये जो है इसकी स्पीड हो जाएगी। कुछ गड़बड़ की है क्या हमने? किलोमीटर पर आवर है ना, तो 18/5 ही तो होता है फैक्टर, हाँ। तो 40 किलोमीटर पर आवर है, 5 8 40, 18 इंटू 8 144, बिल्कुल सही है यार, कोई गलती तो है नहीं। लेकिन मीटर पर सेकंड है और कितने सेकंड में क्रॉस करेगा, तो मुझे लगता है कहीं मैंने उल्टा तो नहीं कर दिया किलोमीटर पर आवर में। भाई एक सेकंड रुकना यार, कभी कभी क्या है कंफ्यूजन हो जाता है। 1000/60 हाँ 5/18 से करेंगे यार, 18/5 नहीं। ये चाहे क्या है ना, कभी कभी हो जाती हैं गलतियां, और ये समझ में भी आ गई ना यार, इतनी बड़ी वैल्यू आ ही नहीं सकती है। चलो करते हैं इसको। तो 40 किलोमीटर पर आवर में 5/18 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ 5/18 करते हैं ना यार, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 5/18 से करते हैं, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में जब भी कन्वर्ट करते हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। क्योंकि आपको बड़े फैक्टर में जाना है, तो 18/5 जो है वो बड़ी वैल्यू होती है, एज अ फ्रैक्शन की वैल्यू 18/5 बड़ी होगी, तो वो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में भी एक अच्छी वैल्यू देगी, है ना, ज्यादा वैल्यू मिलेगी। और ए 5/18 जो है वो फ्रैक्शन में भी 1 से छोटी वैल्यू होती है, तो मीटर पर सेकंड में भी 40 से कम वैल्यू आएगी, है ना, आनी भी चाहिए थी। तो देखो ये 9 आ जाएगा और ये 20 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 5 इंटू 2, 100/9 मीटर पर सेकंड। बहुत सिंपल है, ठीक है। 100/9 मीटर पर सेकंड स्पीड हो गई। तो स्पीड ऑफ ट्रेन ये आ गई हमारी, क्लियर है। अब टाइम टेकन बाय ट्रेन कितना होगा टू क्रॉस अ मैन, कितना डिस्टेंस 200 मीटर कवर करना है, स्पीड क्या है 100/9, तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा और 9 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 18 सेकंड जो है ये आपका इसका आंसर आ जाएगा, 18 सेकंड, डी ऑप्शन इसका आंसर है, ठीक है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है सवाल में, क्लियर। आगे बढ़ते हैं यार बिना समय गवाए। 2017 का सवाल है, देख लो। अ फोर फ्राइट ट्रेन लेफ्ट दिल्ली फॉर मुंबई एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। 2 hours later, an express train left Delhi to for Mumbai, following the freight train on a parallel track at an average speed of 60 km per hour. How far from Delhi would the express train meet the freight train? आहा, बहुत ही आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है यार, ऐसे ऐसे सवाल आए हैं देखो 2017 में। क्या इस सवाल में रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा? तो आप क्या करो यार, बहुत सिंपल सा फंडा है, बहुत सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं इसको। तो ये यहाँ पे क्या है, दिल्ली से मुंबई के लिए लेफ्ट करा है इसने, है ना। सबसे पहले तो वो 40 की स्पीड से ट्रेन चल गई, और 2 घंटे के बाद जो है एक्सप्रेस चलने लगी है, तो 2 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी? मान लो ट्रेन फ्राइट वाली जो है ये कवर कर लेगी कितना, 80 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। सही बात है ना भाई, 2 घंटे में इतना कवर कर लेगी। अब यहाँ से जो है एक्सप्रेस चालू हुई है, एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो यहां से चालू हुई है। अब ये चल रही है 40 की स्पीड से, और ये चल रही है कितनी, 60 की स्पीड से। तो क्या मैं रिलेटिव स्पीड निकाल सकता हूं? रिलेटिव स्पीड ये कितनी आ जाएगी, 60 - 40, ये कितनी आ जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर।
मतलब मैंने क्या करा, मैंने सिंपल सा फंडा लगाया कि यार इसको यहीं पे रोक दो, इस ट्रेन को यहीं रोक दो, क्योंकि इनके बीच की दूरी तो इतनी है, अब तो दूरी कम ही हो जाएगी, तो इफेक्टिव कितनी स्पीड से कम होगी, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम होगी, 80 किलोमीटर का डिफरेंस है, मतलब इनके बीच में जो डिस्टेंस है, तो 80/20, मतलब 4 घंटे में जो है एक्सप्रेस ट्रेन जब चलनी शुरू होगी ना, तो उसके 4 घंटे में इसको पकड़ लेगी, है ना। एक्सप्रेस ट्रेन जब चलनी शुरू होगी ना, उसके 4 घंटे बाद इसको ये फ्राइट ट्रेन को पकड़ लेगी। 4 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 16 to 4 240 किलोमीटर, सीधा आंसर है। बताओ और क्या है इसमें, है ना। सिंपल सिंपल सवाल पहले आते थे और बड़ी आसानी से सॉल्व होने वाले सवाल है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। 2016 का सवाल है भाई, देखो इसको। A and B walk around a circular park. They started at 8 a.m. from the same point in the opposite direction. अच्छा, A and B walk at a speed of 2 rounds per hour and 3 rounds per hour respectively. How many times shall they cross each other after 8 a.m. and before 9:30 a.m.? This is one of the very best question. This is a very very good question. Trust me. And I'm 110% sure in CSET 2016 ये सवाल शायद ही कोई ऐसा कैंडिडेट, मात्र 1% बच्चा ऐसा होगा जिससे ये सवाल हुआ होगा। आई एम 110% श्योर। 1% या 2% या 3%, 5% से ज्यादा नहीं हो सकते, है ना। इतने कम बच्चों से जो है ये सवाल हुआ होगा। अब आप सोचिए कितना शानदार सवाल है ये। इस सवाल की मैं बात कर रहा हूँ, सीसेट 2016 का सवाल है ये, जब सीसेट में इतने डिफिकल्ट सवाल नहीं आते थे और इस सवाल ने हिला दिया था सबको। देखिएगा ध्यान से, सवाल क्या था भाई, ये सर्कुलर पार्क में दौड़ रहे हैं, है ना, और ए की जो स्पीड है, हाँ भाई, ओ, तो ये है, ठीक है। अब ए जो है वो 2 राउंड्स पर आवर कर रहा है और बी जो है वो 3 राउंड्स पर आवर कर रहा है, ठीक है। 2 राउंड्स एंड 3 राउंड्स पर आवर। अब मुझे इसका ट्रैक की लेंथ नहीं मालूम, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। ट्रैक की लेंथ मालूम होगी ना तो मुझे क्या है, ए और बी की स्पीड पता चल जाएगी, है ना। क्योंकि पर आवर में वो 2 राउंड लगा रहे हैं, तो ट्रैक की जो भी लेंथ है ना, उसके हिसाब से 2 से मैं मल्टीप्लाई करके और उससे मैं पर आवर जो है उसकी स्पीड आ जाएगी मेरी, है ना। और मीटर में लेंथ की ट्रैक होगी तो मीटर पर सेकंड में स्पीड निकाल लेते हैं। तो देखो सबसे बेस्ट तरीका क्या है मेरे हिसाब से, तो आप क्या करो, आप है ना, लेंथ ऑफ ट्रैक है ना 3600 मीटर मानो। अब आप कुछ ही मान सकते हो मानने को तो यार, आप 100 मीटर भी मान सकते हो, 200 भी मान सकते हो, 300 भी मान सकते हो, 1000 भी मान सकते हो, 5000 भी मान सकते हो, है ना। कोई इसमें गलत नहीं है। लेकिन मैंने 3600 क्यों मानी है, इसका कारण मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा, देखो स्पीड ऑफ ए क्या होगी, यहाँ पे स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी निकालता हूँ, तभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों करा ऐसा मैंने। ट्वाइस ऑफ 2 राउंड्स इन 1 आवर स्पीड ऑफ ए है, तो ट्वाइस ऑफ 3600 डिवाइडेड बाय, ये तो इतना मीटर इसने कवर करा है। अब मीटर पर सेकंड में स्पीड निकालते हैं, 1 घंटे में ये इतना मीटर चल रहा है, तो 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 16 to 60, मतलब 3600 सेकंड्स होते हैं। तो मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएगा और सीधा सीधा इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड, है ना। इसलिए मैंने 3600 इसका जो है लेंथ ऑफ ट्रैक माना है। अगर आप ये 100 मानेंगे तो ये उस हिसाब से जो है 1/36 आ जाएगा, ठीक है ना। और 1/18 जो है ये स्पीड ऑफ ए आ जाएगी मीटर पर सेकंड में। लेकिन ट्रैक की लेंथ क्या होगी, 100 मीटर होगी। तो अब आपको फ्रैक्शंस में खेल खेलना पड़ेगा, है ना। तो फ्रैक्शंस की जगह हम क्यों फ्रैक्शन में फंसे यार, हमें मालूम है जब काम ही यही करना है हमें, तो सिंपल सिंपल जो है हम अच्छी वैल्यू लेना ताकि सीधे सीधे कैंसिल आउट हो जाए वो। तो आपको अगर समझ में नहीं आया ना, तो जो गिवन है ना, आप तो मीटर पर सेकंड में स्पीड निकालने की कोशिश करना, और ये जो है लेंथ ऑफ ट्रैक एल मान लेना एक बार के लिए, और एल के साथ नीचे जो भी डिनोमिनेटर में आ रहा है ना, उसी डिनोमिनेटर को, क्योंकि ये 3600 ही आएगा भाई, सेकंड्स में कन्वर्ट करना है आर को, तो जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है ना, वही आप ऊपर लेंथ ऑफ ट्रैक मान लेना, ताकि ये सीधा सीधा कैंसिल आउट हो जाए, है ना। या फिर 1800 माना चाहो 1800 मान लो, लेकिन वो इस केस में दिक्कत करेगा। 3 × 3600 डिवाइडेड बाय 3600, है ना, 16 to 60, तो ये कितना आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ ए स्पीड ऑफ बी जो है हमने यहाँ पे निकाल ली भाई। हमारा काफी समय हो गया, मतलब काफी काम हो गया यहाँ पे, कि लेंथ ऑफ ट्रैक हमने अज्यूम कर लिया 3600 मीटर, स्पीड ऑफ ए पता है, स्पीड ऑफ बी पता है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि कितनी बार जो है ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं,
ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है। ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं कि ये जो है सबसे पहली मुलाकात इनकी कब होगी, कितने टाइम पे होगी? तो टाइम व्हेन ए एंड बी बोथ विल मीट, ए प्लस बी बोथ विल मीट इज व्हाट 3600 अपॉन 3 + 2, दोनों की स्पीड को ऐड करते हैं हम लोग, है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन वाला केस। तो ये कितना हो जाएगा 3600 डिवाइडेड बाय 5, कैंसिल आउट करेंगे, 5 1 5, 5 7 35 एंड 2 0 720 सेकंड, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना 720 सेकंड्स। तो 720 सेकंड में जो है इनकी पहली मुलाकात होगी, 720 सेकंड में इनकी पहली मुलाकात होगी। हाँ बस ये हमें अभी ध्यान देना है ना। 720 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग। 720 सेकंड का मतलब है कितना 12 मिनट, है ना भाई। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 से डिवाइड करोगे तो 12 मिनट आ जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि ए और बी जो है वो हर 12 मिनट में मिल रहे हैं, है ना। ए एंड बी जो है वो हर 12 मिनट में मिल रहे हैं। और 8 बजे से लेके 9 साढ़े 9 बजे तक हमारे पास कितने मिनट का समय है? हमारे पास है 90 मिनट का समय। और हमें बताना है 90 मिनट में ये कितनी बार मिलेंगे। तो 90 को 12 से डिवाइड कर दो, सिंपल। तो ये 12 5 से 12 6 72, 12 7 से 84। तो 12 7 से 84 और 7.5 आएगी इसकी वैल्यू। 7.5 मतलब कि 7 बार तो इनकी पूरी मुलाकात हो चुकी होगी, 7 बार तो इनकी मुलाकात हो गई होगी। और जब ये 8 बार मिलने वाले होंगे या फिर इनके जो पूरे के पूरे 9:30 बजे होंगे, 9:30 बजे जो है ये अपोजिट एंड्स पे होंगे, है ना, इसलिए 0.5 आया, एग्जैक्ट वैल्यू आई है। तो ऑपोजिट एंड्स पे होंगे ये, है ना। तो अगर ये पूछा जाता अपन से कि कितनी बार ये जो है एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, तो उस केस में जितनी बार मिले हैं एग्जैक्टली उसका डबल आपको करना है, और प्लस ऑपोजिट एंड वाला भी ऐड हो जाता है इसमें, है ना। तो ऑपोजिट वाला भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन हमसे पूछा गया यहां से क्या कि कितनी बार ये मिले हैं, कितनी बार मिले हैं भाई? 7 बार मिले हैं, 7 इसका आंसर हो जाएगा बस भाई। 7.5 बार जो है ये एक दूसरे से मिलेंगे, इसका मतलब क्या है, ये 7 बार इनसे मिले। इंटीजर जो है वही आपका आंसर होता है, सिंपल सी बात है ना। तो ये बढ़िया सवाल है भाई, बहुत अच्छा सॉल्यूशन है इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। सीसेट 2016 का एक और सवाल है, देख लो इसको भी। A daily train is to be introduced between station A and station B, starting from each end at 6 a.m. and the journey is to be completed in 42 hours. What is the number of trains needed to order in order to maintain the shuttle service? अच्छा, डेली जो है, डेली ट्रेन जो है वो चलनी चाहिए, है ना, स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच में, स्टार्टिंग फ्रॉम ईच एंड एट 6 am, दोनों एंड पे 6 बजे जो है ट्रेन चलनी चाहिए, ये और है, ठीक है। और ए और बी के बीच में जो जर्नी है ना वो 42 घंटे की है। मतलब ए पॉइंट ये रहा और बी पॉइंट ये रहा, ठीक है। 6 बजे यहां से एक ट्रेन चलती है अगर, ठीक है, और 6 बजे यहां से भी एक ट्रेन चलती है, तो ये जो है यहां से यहां तक जो है कितने 42 घंटे में जो है ये सफर तय होगा, यहां से यहां तक और वहां से यहां तक का, ठीक है। तो एक ट्रेन तो ये यहां से चली, एक ट्रेन यहां से चली, ठीक है, 2 ट्रेन तो मिनिमम हमें चाहिए। अब उसके बाद जो है 24 घंटे के बाद जो है, 24 घंटे के बाद ये ट्रेन यहां पे कहीं होगी, इस पॉइंट पे होगी, ए ट्रेन जो चली है यहां से, है ना। और ये वाली ट्रेन जो है वो इस पॉइंट पे कहीं पे होगी, है ना, बी वाली ट्रेन यहां पे कहीं पे होगी। लेकिन ये एंड पॉइंट्स पे तो नहीं होगी 24 घंटे के बाद। और हमें क्या चाहिए, डेली ट्रेन चाहिए, हमें डेली ट्रेन चाहिए। तो इसका मतलब हमें कम से कम एक ट्रेन यहां पर और रखनी पड़ेगी, जो कि अगले दिन नेक्स्ट डे जो है 6 बजे 6 am पे यहां से चालू हो जाए। और यहां पर भी एक और ट्रेन रखनी पड़ेगी जो कि अगले दिन 6 am पे यहां से चालू हो जाए। तो इसका मतलब एक और एक दो और एक 3 और एक 4 ट्रेनें मुझे मिनिमम चाहिए, क्योंकि जैसे ही दूसरे दिन जो है 6 am पे ये ट्रेन चल दी, तो ये वाली ट्रेन जो है अगले कितने 18 घंटों बाद, मतलब 24 घंटे के 18 घंटों बाद तभी कितने हो जाएंगे, सॉरी 24 घंटे के, हाँ 18 घंटे के बाद जो है ये बन जाएगा हमारा कितना 42 घंटे हो जाएंगे। तो जो ट्रेन बी से चली थी ना वो ए पे पहुंच चुकी होगी। तो अब ये ट्रेन जो है वापस से यहाँ पे चल जाएगी, चालू हो जाएगी 6 बजे, है ना, वापस से चल देगी। शटल सर्विस जो है हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी, कहीं पे भी कोई गैप नहीं आएगा। बिल्कुल सही है। इसका मतलब हमें 4 ट्रेनों की सख्त आवश्यकता है अगर ये शटल सर्विस हमें चालू करनी है तो। अब मुझे एक बात बताओ, इस सवाल में मैंने क्या कहीं पर भी स्पीड टाइम डिस्टेंस का कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी फॉर्मूला या कुछ भी यूज करा? नहीं किया ना। बिल्कुल सीधा सीधा आसान भाषा में मैंने इस सवाल को आपके सामने सॉल्व करके दिखा दिया।
कॉमन सेंस यूज करें, सिर्फ और सिर्फ क्या, कॉमन सेंस। जो दिया हुआ है सवाल में, जो पूछा गया है सवाल में, वो मैंने सॉल्व करने की कोशिश करी। यही यूपीएससी एक अच्छे ऑफिसर में चाहता है, कि वो अपना एप्टीट्यूड जो है वो यूज कर सके, जो उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है वो उससे कार्य पूरा कर सके। यही काम आपको जो है करना है। सो दिस इज इट, आई गेस, यस, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। अगली क्लास में हम लोग 2011 से 2015 के सवाल करेंगे, एंड ट्रस्ट मी, बहुत बढ़िया सवाल आपको यहां पे मिलेंगे। शानदार सवाल है यहाँ पे, टाइम एंड डिस्टेंस के भी, है ना। तो इन सवालों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है अगली क्लास में। और टारगेट आप जानते ही हैं, 16 जून 2024 हमारा टारगेट है, सी सेट 2024। 3 वीक का अतिरिक्त समय आपको मिला है इलेक्शंस की वजह से, तो इस समय को बिल्कुल भी व्यर्थ ना गवाएं, अच्छे से लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, और ऊपर वाले ने चाहा तो 100% आपकी मेहनत और लगन जो है वो झलकेगी, और सी सेट बिल्कुल भी आपको नहीं रोक पाएगा, ये पक्की बात है ना। सो these are my Instagram handles. Don't forget to like and share the video यार, लाइक जरूर करिएगा, है ना, शेयर भी करिएगा, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को अगर आप नए हैं तो, और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। इंस्टाग्राम हैंडल्स में मैथ ट्रिक्स 1001 के नाम से ये इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पे मैं रेगुलर बेसिस पे कुछ ट्रिक्स के वीडियोस भी यहाँ पे डालता रहता हूँ, शॉर्ट वीडियोस। एक जल्दी नया चैनल भी यहाँ पे मैं चालू करूंगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, एक भी फुल लेंथ वीडियोस नहीं रहेंगे, ठीक है। और ये मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल है जिसपे अभी आपकी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। अच्छा, टेलीग्राम चैनल भी यार, इसको भी ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। So this is it, thank you so much for joining me today, and I hope you really find this lecture very useful and helpful for your preparation। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, जो कि आपके यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आपको ही नहीं उनको भी आपके साथ आईएएस ऑफिसर बनना है, और साथ में मिलकर जब भी कोई कार्य होता है तो वो सफल जरूर होता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, जय हिंद टू यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।